दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मुहावरा तो यह है कि जब रोम जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था, और भारत का मौजूदा सच इससे कहीं भयानक है, क्योंकि देश की राजनीतिक सत्ता ही देश को बेचने निकल पड़े। और ऐसे वक्त में विरोध का कोई स्वर इस देश में किसी भी स्तर पर इसलिए सुनाई ना दे क्योंकि हर कोई या तो करप्ट है या अपनी परिस्थितियों में उलझा हुआ है। करप्ट इस मायने में क्योंकि छोटे छोटे राजनीतिक दल अगर अपनी नजर भी ऊपर करते हैं तो सरकार की जांच एजेंसी उनके दरवाजे पर जाकर सिर्फ दस्तक दे देती है और वह अपने दड़बों में दुबक जाते हैं। और कांग्रेस अपने ही चक्रव्यूह को खुद ही रचती है, उसी को सुलझाने की कोशिश करती है और वक्त जाहिर उसी में करती चली जाती है। विरोध के स्वर वहां से भी सुनाई नहीं देते हैं। बीते 5 दिनों का सच यह है कि राजस्थान की उलझन में कांग्रेस कभी सचिन पायलट को निकालना चाहती है, कभी मनाना चाहती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अपनी ही फिल्मी पटकथा लिखकर खुद को नायक करार देते हैं और नायक की उपलब्धियों को बताने से नहीं चूकते, और बाकी सभी को एक लाइन से कतार में खड़े कर खलनायक करार देते हैं। सभी कांग्रेसी हैं। जयपुर से लेकर दिल्ली तक फैसला क्या हो इसको लेकर इतनी उलझने हैं कि उन उलझनों का लाभ सीधे सीधे हर वक्त मौजूदा सत्ता को हमेशा मिलते रहा है, जिसके पास कोई विजन ही नहीं है, कोई पॉलिसी ही नहीं है। और खास तौर से अर्थव्यवस्था जिस समय इतनी डावाडोल है कि सरकारी खजाना खाली है। सरकार की इकोनॉमी अभी तक जिस टैक्स के पैसे से चलती थी उसकी स्थिति यह आ गई है कि डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स लगभग 30% कम हो गया है, जीएसटी लगभग 41% कम हो गया है। यानी जो टैक्स का पैसा तकरीबन 20 लाख करोड़ सरकार के पास आता था, और बीते 6 बरस से सच यही है। इस सरकार ने ऐसे कोई दूसरे माध्यम क्रिएट ही नहीं किए जहां से सरकार को रेवेन्यू मिल सके। तो बीते 5 दिनों में जब राजस्थान की उलझनों में पूरे देश का मीडिया उलझा हुआ था, कांग्रेस उलझी हुई थी, इसी दौर में इस देश के प्रधानमंत्री लगातार नीति आयोग के साथ बैठक कर रहे थे, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। और इस देश के भीतर में जो दीपम है, जिसका काम है कि इस बात का पता लगाना कि कौन से पीएसयूज को बेचा जा सकता है, कहां पर कितने स्टेक्स बेचे जा सकते हैं, यानी डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, दीपम का काम यही है। और आपको जानकर हैरत होगी, जिन सेक्टर्स को, स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स को, जिनको अब वहां के स्टेक्स बेचने की बात हो रही है, वह सेक्टर्स बैंकिंग के हैं, पेट्रोलियम के हैं, एटॉमिक एनर्जी के हैं, डिफेंस के हैं, स्पेस के हैं, पोर्ट्स के हैं। यानी अभी तक आपने ये जाना समझा था कि इस देश के भीतर में जो अलग अलग जगहों पर बिक्री हुई है प्राइवेट सेक्टर में, उसमें माइंस दिए गए, उसमें रेलवे देने की बात हो गई, उसमें पोर्ट्स दे दिए गए, उसमें एयरपोर्ट्स दे दिए गए, उसमें सड़क बनाने का जिम्मा दिया गया, रेलवे ट्रैक बनाने का जिम्मा दिया गया, उसमें संचार व्यवस्था दी गई। लेकिन ये एक अपने तरीके की है कि हर सेक्टर में इसलिए बेचने की स्थितियों को डेवलप कीजिए जिससे कि पैसा आ सके, क्योंकि सरकार ने तो कुछ क्रिएट किया नहीं है। और बीते 6 बरस का सच यह है कि सिर्फ इस देश की कमाई जो अलग से हुई है वो डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पर हुई है, और बरस दर बरस डिसइन्वेस्टमेंट बीते 2014 के बाद से लगातार बढ़ते गया है। यानी 2014-15 में 24,345 करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट था, जो बढ़कर 2017-18 में 1 लाख करोड़ को पार कर गया। इस बार के बजट में लगभग 2 लाख करोड़ से ज्यादा का डिसइन्वेस्टमेंट का बजट रखा गया है, क्योंकि पिछले साल बिक्री नहीं हुई, अर्थव्यवस्था डामाडोल थी, किसी प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा नहीं था। और ऐसे वक्त में इस देश की इकोनॉमी को लेकर कोई विजन नहीं, और देश की ही संपत्ति को बेचकर सरकार के पास किसी तरीके से पैसा आ जाए जिससे वो सरकार चला सके, कर्मचारियों को पैसा दे सके, पेंशन धारकों को पैसा दिया जा सके, सरकार में उसी पैसे से अपनी रईसी को कंटिन्यू कर सके। देश की स्थिति ये आ गई है। क्योंकि जरा सिलसिलेवार तरीके समझिए, पिछले 5 दिनों के दौर में जो टैक्स रेवेन्यू के अलावे जो अलग रेवेन्यू कहां से आ सकता है, इसको लेकर नीति आयोग के अधिकारियों के साथ सरकार की बैठक होती है, सत्ता की बैठक होती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ होती है, और उसमें कई बातें निकल कर आती हैं, जैसे मिश्रा धातु निगम है जिसको मिधानी कहते हैं, या जो गार्डन रेक शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड है, इसके अलावे जो एग्रीकल्चर का जो पूरा सेक्टर है या केमिकल का सेक्टर है, वहां पर भी या उसके जुड़ी हुई अन्य कंपनियों से भी पैसे की उगाही कैसे हो
और सरकार के पास पैसा आ जाए, सिर्फ यही काम हो रहा है। और ये पूरी सरकार उस नौकरशाही पर आकर टिक गई है, जिस नौकरशाही को अभी तक उसने अपनी उंगलियों पर नचाया, और उसने तमाम अपने लोगों की भर्ती कर दी। यानी जो लायक नौकरशाह थे, चाहे वह इस देश के इकोनॉमिक एडवाइजर ही क्यों ना रहे हों, दो इकोनॉमिक एडवाइजर को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। रिजर्व बैंक में जिसने विरोध किया, उर्जित पटेल ने विरोध किया, रघुराम राजन ने किया, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और अपने ही लोगों से अब यह बात कही जा रही है कि अब बेचना है, पैसा चाहिए, और दूसरी तरफ तो कोई आवाज उठेगी नहीं। विपक्ष अपनी वजहों से उलझा हुआ है, उसके सामने इस दृष्टि का सामना आ नहीं रहा है कि देश अगर बिकते चला जाएगा तो आने वाले वक्त में भारत कर्ज में दबा हुआ होगा, और कर्ज में दबने की स्थिति भारत की लगातार बड़ी तेजी से बढ़ रही है। और इस देश में कंगाली की स्थिति यह आ जाएगी कि अभी तक तो हम लोग सिर्फ ये जानते हैं कि सरकार ने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इस हद तक खड़ा नहीं किया कि मौजूदा वक्त में जब छात्रों की परीक्षा का सवाल आया तो पहले राउंड में सरकार ने कहा कि स्कूलों को तो हमने क्वारंटाइन सेंटर बना दिया है। दूसरी स्थिति आई कि ऑनलाइन लिया जाए, तब पता चला कि ऑनलाइन नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास ऑनलाइन के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। यानी इंटरनेट नहीं है, कंप्यूटर्स नहीं है, पढ़ाई कैसे करें, यूनिवर्सिटीज को कैसे चलाएं, प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज अगर पूरी फीस ले रही है, वहां पर अपने तरीके से फीस में ही लैपटॉप भी दे दिया जा रहा है, इंटरनेट सिस्टम भी दिया जा रहा है, लेकिन पूरे देश का वहां पर पढ़ने वाले छात्र जो होते हैं हायर एजुकेशन के, सिर्फ 10% है। बाकी 90% के देश के साथ कोई विजन नहीं है। क्या इस बात का जिक्र होगा? और आज जब हम इन बातों को लेकर आपके साथ बैठे हैं तो पुराने खाके दिमाग में आएंगे ही। 23 कंपनियां बीते 6 बरस में बेची गई, लगभग 3 लाख करोड़ से ज्यादा का डिसमेंटमेंट हुआ है। और अब यह बात सामने आ रही है, इन सब की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी इकोनॉमी में जनता के पास कुछ नहीं बच पा रहा। स्थिति इतनी नाजुक है, बेरोजगारी रेट तो ऊपर है, रिटेल सेक्टर की महंगाई ऊपर है, इन सब के बीच बिजली की खपत तक कम हो गई है। यानी सरकार को बिजली की खपत से जो लाभ होता था, जनता के पास इतना पैसा कम हो गया है कि अब वो बिजली की खपत भी सोच के कर रही है। एक बात, उस दायरे के भीतर में वह तमाम मॉल्स आ गए, वो तमाम दफ्तर आ गए, वो तमाम दुकानें आ गई। कोई दुकान कैसे खोले? शाम के बाद कोई नहीं खोलता है, लाइट कोई नहीं जलाता है, ग्राहक आता है तो ही एसी पंखा चलाता है, नहीं तो नहीं चलाता है। पैसे देने पड़ेंगे, किराए का पैसा नहीं बच रहा है। यह स्थिति इस देश की इकोनॉमी की है और सरकार के पास पैसा नहीं है। सरकार को पैसा हर हाल में चाहिए। वो बार बार कह रही है हाँ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट तो ज्यादा, उसको कम किया जाए, प्राइवेटाइज कीजिए, मर्जर कीजिए, किसी भी तरीके से होल्डिंग कंपनियों उसके ऊपर अपना दबाव बनाइए और अपने तरीके से चीजों की उगाही कीजिए, क्योंकि अन्यथा चीजें बचेंगी नहीं। लेकिन इन सब के बीच भी इस देश की स्थिति क्या है, इसको अगर सिलसिलेवार तरीके से सिर्फ इस समय समझिए कि जनता की हालत क्या है। अप्रैल और मई जून, यानी अप्रैल मई जून 3 महीने, इस 3 महीने के भीतर में जो गाड़ियों का सेल्स ग्रोथ था वो 75% नेगेटिव में है, -75%। इसमें सबसे बुरी हालत जो है वह 3 व्हीलर्स की है, 91% -91%। बिकना तो दूर है, उल्टे जो माल बेच भी दिया जा रहा है जो पास में है, ये एक स्थिति है। लेकिन कार 82% -82%, पैसेंजर व्हीकल्स -78%, कॉमर्शियल व्हीकल्स -85%। यानी पूरा मार्केट तहस नहस हो गया, कोई लेने को तैयार नहीं। इसके ठीक पैरेलल में जब आप रियल एस्टेट में आएंगे वहां की स्थिति और नाजुक, जो -62% तक चला गया है। इसके ठीक पैरेलल में इंडस्ट्रीज में आएंगे, कोर इंडस्ट्री में आएंगे, वहां की स्थिति और नाजुक। लेकिन इन नाजुक स्थितियों के बीच में सरकार ने इस देश में बंटाधार कैसे किया है यह भी समझिए, जिस पर कोई उंगली उठाएगा नहीं। हमको लगता है इसकी सबसे बेहतरीन नब्ज हमेशा से बैंक ही होती है। और कल ही रिपोर्ट आई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, उसने बताया कि बीते 8 बरस में, यानी 2012-13 से लेकर 2019-20 के बीच में उसने लगभग जो कर्ज दिया उस कर्ज में राइट ऑफ करना पड़ गया, यानी माफी होती है। कईयों को आपत्ति होती है कि रिटर्न ऑफ को आप माफी क्यों कहते हैं। हुजूर ये यही होता है क्योंकि जो बुक बैलेंस होती है बैंक की उसको ठीक करने के लिए जरूर कहा जाता है, लेकिन वो पैसा आ नहीं पाता है। और ये विलफुल डिफॉल्टर्स जो होते हैं उनसे पैसा लिया भी नहीं जाता है। और उनके माल को बेचने के लिए जो एनसीएलटी बचा है वहां का मामला देखिएगा तो लगभग वहां पर 2 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्ति से उलझा हुआ मामला अभी भी पड़ा हुआ है। और अब तो उसकी भी मियाद बढ़ा दी गई है 6 महीने कि वहां भी कोई काम नहीं होगा। बैंक हम सिर्फ एसबीआई का जिक्र आपसे कर रहे हैं। एसबीआई ने जो डाटा जारी किया है इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। 1,23,432 करोड़ रुपए उसने माफ कर दिए, अपनी बैंक बैलेंस की बुक को ठीक कर लिया।
लेकिन जिनको कर्ज दिया था वसूला कितना गया? सिर्फ 7 to 8%, 8,969 करोड़, इतना ही वसूला गया। यानी 1 लाख करोड़ से ज्यादा माफ दे देते हैं और 800 करोड़ से 8,000 करोड़ से ज्यादा वसूल नहीं पाते हैं। और अगर इस पीरियड को देखना शुरू कीजिएगा, किस तेजी के साथ ऐसा होता है कि कुछ गलती हो गई तो अगले साल सुधरेगी। यहां खेल उल्टा है। यहां है कि इस साल गड़बड़ी, अगले साल और गड़बड़ी, उसके बाद और गड़बड़ी। यानी अगर मनमोहन सिंह की सरकार को भी जोड़ेंगे तो 2012-13 में 1,345 करोड़ रुपए माफ किए गए, 13-14 में 3,248 करोड़ रुपए माफ किए गए। उसके बाद देखिए नरेंद्र मोदी आ गए। नरेंद्र मोदी ने आते ही 5,630 करोड़ रुपए माफ किए। 15-16 में 8,461 करोड़ रुपए सिर्फ एसबीआई का है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। 16-17 में 13,587 करोड़, 17-18 में 17,548 करोड़, 18-19 में 27,225 करोड़, बढ़ते जा रहा है। और 19 बीच में यानी पिछले साल 46,348 करोड़। और निकाल कितना पा रहे हैं? हर साल का जब एवरेज निकालिएगा तो वो 1,000 करोड़ भी उगाही कर नहीं पा रहे हैं। यानी किसी भी तरीके से रिकवरी नहीं हो पा रही है। और इस पीरियड में अगर सभी बैंकों को मिला दीजिएगा तो हमको लगता है, सिर्फ पिछले साल का आपको जानकारी देते हैं, पिछले साल 1,72,465 करोड़ रुपए माफ कर दिए गए बैंकों के जरिए। उसमें एसबीआई का था लगभग 48,000 करोड़। उससे पहले साल चले जाइएगा जब इलेक्शन की स्थितियां इस देश के भीतर में शुरुआत हो चुकी थी 17-18 में, 18-19 में, उस पीरियड में 1,24,236 करोड़ रुपए माफ कर दिए गए। कमाल की स्थिति है। उसमें से एसबीआई ने 27,225 करोड़, जो सबसे ज्यादा है उस लिहाज से, उसके बाद पीएनबी आता है। लेकिन ये कल्पना के परे है कि 2015 से 2019 के बीच में 4,32,584 करोड़ बैंकों ने अपनी बुक ठीक करते हुए राइट ऑफ कर दिए और रिकवरी टोटल की सिर्फ 45,000 करोड़ की। ये कौन सा क्लीन अप है और कौन सी परिस्थिति है? क्योंकि सरकार की कितनी नाजुक स्थिति है इसको इससे भी समझ लीजिए। जो कोल ब्लॉक्स सेल किए जा रहे हैं, तो कोल ब्लॉक में जो टेंडर डॉक्यूमेंट अगर आपको चाहिए तो उसको आपको लेने के लिए आपको पैसे देने होंगे 5 लाख रुपए। सरकार टेंडर के फॉर्म को बेचकर कमा रही है। यह स्थिति इस देश की आ गई है। यानी कोल ब्लॉक्स के टेंडर्स को बीते 12 दिनों में 36 टेंडर डॉक्यूमेंट्स बिके हैं और उस 36 टेंडर डॉक्यूमेंट के जरिए सरकार के खजाने में 1,80,00,000 रुपए आए हैं। सरकार इसी में खुश है। कमाल की स्थिति है। यह है हमारे देश की इकोनॉमी का अनूठा सच। यानी जिस वक्त समूची दुनिया में क्राइसिस है और समूची दुनिया की सारी कंपनियां दुनिया में कर्ज उठा रही है, और एक रिपोर्ट आई है दुनिया भर के कर्ज को लेकर, जो ग्लोबल कॉर्पोरेट डेब्ट है, जो कर्ज है, वो लगभग 2020 में 12% बढ़ जाएगा, जो पिछले साल 8% बढ़ा था। 12% बढ़ने का मतलब है ये तकरीबन 700 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा, जो पिछले बार 624 लाख करोड़ था। यह स्थिति पूरी दुनिया की, और इसकी बड़ी वजह यह है कि पिछले बार तक तो विलय हो रहा था, मान लीजिए आपस में मर्जर हो रहा था, अधिग्रहण किया जा रहा था, डिविडेंड्स था, बाय बैंक था, फंडिंग थी, लेकिन इस बार प्रॉफिट ही नहीं है किसी के पास। पूरी दुनिया की स्थिति है। लेकिन पूरी दुनिया में कोई भी कंट्री अपने ही कंट्री के प्राइवेट सेक्टर को देश का माल नहीं सस्ते में बेच रही है। वह उन कंपनियों को बढ़ावा दे रही है जिससे उनके बिजनेस के जरिए उस देश को लाभ हो सके। ब्राजील से लेकर अमेरिका तक और रशिया से लेकर ब्रिटेन तक आप चले जाइए, यही स्थिति है। लेकिन भारत में अपने ही देश में अपने ही लोगों को अपने ही हाथ से बेच देंगे, इसीलिए इस देश के चंद रईस इस देश की जीडीपी से बड़े हो जाते हैं और दुनिया में उनका नाम रईसी में लिया जाता है। और दो मित्र जो खास तौर से सत्ता के सबसे प्रिय है, उनके दोनों के आंकड़े मिला दीजिएगा तो देश की जीडीपी भी छोटी पड़ जाएगी उनके सामने। हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं है। जनता जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाती है, स्थिति आ गई, पीपीएफ का पैसा तो सबने निकाल लिया जो भविष्य के लिए होता है। जो म्यूचुअल फंड की स्थिति थी, पिछले महीने का डाटा आया है, जून का डाटा, जून में सिर्फ 240 करोड़ रुपया लगाया गया और निकाला गया लगभग 13,520 करोड़, जो म्यूचुअल फंड में जनता ने पैसा लगाया था। अगर आपको थोड़ा सा कंपैरिजन करना हो तो पिछले साल जून में 7,741 करोड़ पैसा
सरकार के पास आया था म्यूचुअल फंड के जरिए। इस बार कितना आया? 240 करोड़। पिछली बार निकाला कितना गया था? तकरीबन 10,000 करोड़। इस बार निकाला कितना गया? 13,500 करोड़। यह स्थिति कमोवेश हर जगह है, यानी वेतन की कटौती हो रही है, नौकरी खत्म हो रही है, बिजनेस में अनिश्चितता की स्थिति है, निवेश को लेकर सरकार के पास कोई योजना नहीं है, और इन सब के बीच भारत में जो पैसा जिन कंपनियों का लगना था वो विदेश जा रहे हैं, विदेश में पैसा लगा रहे हैं। और मई के महीने में लगभग 75.7 लाख करोड़, 198.2 करोड़ जून के महीने में लगाया गया। यह एक स्थिति है फंड्स ऑफ फंड की, जो बाहर पैसा लगाया जा रहा है। स्थिति और सुनिएगा, जब अरुण जेटली साहब जीवित थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो 2018 के बजट में उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि दरअसल हमारी खराब वित्तीय हालत हो गई है कुछ इंश्योरेंस कंपनी की। ऑफिशियल है, डॉक्यूमेंटेड है। ओरिएंट इंश्योरेंस लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस को लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस को लिमिटेड। ये भाषण में उन्होंने बताया कि मुश्किल है 2018-19 में इसको हम लोग कुछ मर्जर करेंगे, कुछ सेल करेंगे, कुछ इसी व्यवस्था करेंगे। स्थिति इतनी नाजुक हो गई कि इन तीनों को मर्जर भी करने की स्थिति में सरकार नहीं है, और सरकार ने कहा कि हम इसमें कुछ पैसा जुगाड़ करते हैं और इन तीनों को किसी तरह चलाए रखें। इन तीनों को चलाने का मतलब यह है कि जिससे ग्राहक बने रहें, जिससे ग्राहकों को पैसा लौटाया जा सके। यह है इन 3 कंपनियों के इंश्योरेंस का सच। और उसमें तकरीबन सरकार ने जारी किया आंकड़ा कि हम लगभग 12,450 करोड़ रुपए लगाएंगे, जिसमें से 3,475 करोड़ पिछले साल लगा चुके हैं। उसको भी जोड़ देते हैं इस बरस, जिससे कि जनता को लगे अरे बाप रे इतना पैसा लग रहा है। लेकिन 9,950 करोड़ लगाएंगे, वह भी किस्तों में लगाएंगे और मर्जर नहीं करेंगे। यानी 2 साल पहले जिन इंश्योरेंस कंपनियों की स्थिति नाजुक थी, ये लाइफ इंश्योरेंस से जुड़े हुए नहीं है, ये अलग अलग बाकी इंश्योरेंस से जुड़े हुए हैं, लेकिन ग्राहक तो इनके भी है। ग्राहक इंश्योरेंस से पैसा भी मांगेंगे, पैसा तक देने के लिए नहीं है इंश्योरेंस कंपनियों के पास। इन स्थितियों के बीच में हम किन बातों का जिक्र इस बात से आपको लिए चलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है वो देखिए कितना कम हो गया। सिर्फ पिछले साल और इस साल की तुलना कर लीजिए, तब आप समझ जाएंगे इस देश के भीतर में कोई भी इकोनॉमिक सोच नहीं है इस सरकार के पास, और ये देश कंगाल बने। उसके पैरेलल में सरकार चाहती है कि किसी भी तरीके से दोनों हाथ से इस देश को बेचकर पैसा बटोर ले। अप्रैल 2019 3.2% इंडस्ट्रियल आउटपुट था। अगर जुलाई की बात कीजिएगा तो जुलाई में उसकी स्थिति कॉम्पेटिवली ठीक और अच्छी थी, लेकिन 2020 में स्थिति आ गई कि -57.6% पे आ गया अप्रैल के महीने में। जुलाई में यह स्थिति और नाजुक हो गई है। हम ऐसी स्थिति में आ रहे। इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का सेक्टर मई में पिछले साल 7.4% था जो ग्रोथ रेट था, इस बार -15.4 है। माइनिंग में 2.3 ग्रोथ रेट था पिछले साल मई के महीने में, इस साल -21% है। मैन्युफैक्चरिंग में पिछले साल स्थिति नाजुक हो गई थी, माइनस में जा रहा था -4.4, लेकिन इस बार मई के महीने में -39.3%। उल्टा ग्रोथ रेट है, रिवर्स गियर में देश जा रहा है। यही हालत कैपिटल गुड्स का है, यही कंज्यूमर गुड्स का है, और यह स्थिति सब जगह पर है। अब आप कल्पना करने की कोशिश कीजिए कि जब इस स्थिति में पूरा देश आ चुका है तो ऐसे में हम किस बात का जिक्र करते हैं। हम चाइना का माल रोक देंगे, हम दुनिया में फला से संबंध बनाएंगे, लेकिन सच क्या है? सच यह है, हम आपको टॉप मोस्ट 5 कंपनियां, 5 क्षेत्र बता देते हैं जहां पे चाइना का माल जो इंपोर्ट होकर भारत आ रहा है उसकी वैल्यू कितनी है। ड्राइव, ट्रांसमिशन एंड स्टीयरिंग, इसमें सबसे ज़्यादा पैसा आता है। इसका 24% भारत में चाइना से ही आता है, जो इस बार भी आ रहा है। 1022 मिलियन डॉलर, 1022 मिलियन डॉलर का मतलब है 102 करोड़ डॉलर। 102 करोड़ डॉलर का मतलब है 7,662 करोड़ रुपया। इतना पैसा सिर्फ एक में। दूसरा सेक्टर है इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, 789 मिलियन डॉलर यानी 78.9 करोड़ डॉलर, यानी 5,927 करोड़ रुपया। और इसी तरीके से इंटीरियर का काम हो, कूलिंग सिस्टम का काम हो, सस्पेंशन का काम हो, जो 5 बड़े सेक्टर हैं, इन 5 सेक्टर में ही सिर्फ और सिर्फ जो पैसा चाइना को देना पड़ेगा वो स्थिति है लगभग 24,506 करोड़ की। सवाल यह है कि अगर इस देश के भीतर में अर्थव्यवस्था इतनी डामाडोल है, सरकार के हाथ पांव फूले हुए हैं,
विपक्ष अपनी चीजों में उलझा हुआ है और यह बात हर कोई समझ रहा है कि इस देश को बेचने की तैयारी जबरदस्त तरीके से की जा रही है। तो ऐसे में एक आखिरी सवाल, इस देश के इंस्टीट्यूशंस को अपना तौर पे निर्णय लेने चाहिए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूशन हो। लेकिन आप सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत और दुनिया का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश है अमेरिका। क्या भारत में यह कल्पना की जा सकती है कि सुप्रीम कोर्ट कहे कि प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बताएंगे पीएम केयर्स में कितना पैसा आया है, क्यों नहीं बताएंगे कहां खर्च कर रहे हैं, क्यों नहीं बताएंगे किन किन लोगों ने दिया है? नहीं कह सकता है सुप्रीम कोर्ट। अमेरिका में क्या है? अमेरिका में 9 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यूयॉर्क के प्रोसिक्यूटर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट ट्रंप की जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड है उसको खंगालेंगे, उसकी जांच करेंगे। प्रेसिडेंट ने कहा कि यह विच हंट किया जा रहा है, यह पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जवाब दिया, कानून सबके लिए बराबर है। वो सिटीजन आप भी हैं, सिटीजन एक आम व्यक्ति भी है। आप प्रेसिडेंट पद के लिए हैं, आप प्रेसिडेंट सिटीजनशिप छोड़कर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जवाब था। और कोई कल्पना कर सकता है, जब वीजा पे रोक लगा है, स्टूडेंट्स के प्रवासी वीजा को लेकर जो रोक लगाई है, उसमें सू करने की स्थिति, यानी कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए राष्ट्रपति के खिलाफ जो सू किया गया है वह वहां के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, MIT यूनिवर्सिटी ने किया है। और दुनिया भर की जो टेक कंपनीज है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, फेसबुक, सब ने सरकार के खिलाफ सू कर दिया। भारत में यह संभव है? तो डेमोक्रेसी भारत में है या नहीं, अब यह तय कीजिए। और इसके बाद जरा सोचना शुरू कीजिए कि ये विपक्ष, ये कांग्रेस, ये छोटे छोटे दल, इनकी समझ का दायरा कितना छोटा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।